हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन का क्या मतलब होता है और जब इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं तो उसमें एरर इन मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को आप समझिए। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब होता है कि हमारी जो वैल्यू है, आवर वैल्यू विल बी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। मतलब कि हमारी जो भी वैल्यू आती है वो हमारी वैल्यू जो भी आएगी वो एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज हो सकता है, उसे हम बोल सकते हैं क्या? एक्यूरेसी, एक्चुअल वैल्यू के। लेट एग्जांपल, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक नंबर है 3.865 समथिंग। ठीक है, पर मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक स्केल है और उसका जो नापने की ताकत है, ठीक है, एक एग्जांपल, हमारे पास में जो स्केल होता है उसका 1 mm की एक्यूरेसी होती है। ठीक है, लीस्ट काउंट होता है, तो 1 mm तक ये नाप सकता है। मतलब कि ये सिर्फ 3.8 तक ही नाप पाएगा, 65 को ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। और मैं चाहता हूं कि इस नंबर के क्लोज टू क्लोज में एक लाइन खींच पाऊं। ठीक है, तो मेरी एक्यूरेसी कितनी हो सकती है, चांसेस कितने हैं? तो मैं स्केल से कितना खींच सकता हूं? 3.8 तक खींच सकता हूं। ठीक है, तो मेरी एक्यूरेसी कहां आई? मेरी एक्यूरेसी आई 3.8 तक, ना कि 65 तक। ठीक है, तो मेरी एक्यूरेसी परफेक्टली कहां तक आ पाई? 3.8 तक। अब समझिए प्रिसीजन का मतलब क्या होता है इसी पे। तो प्रिसीजन इज द रिजोल्यूशन ऑफ द नंबर, रिजोल्यूशन ऑफ द वैल्यू बोल सकते हैं उसको, रिजोल्यूशन ऑफ द वैल्यू। अब रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि मेरे पास में एक नंबर था 3.865। ठीक है, अब मैंने एक नॉर्मल स्केल लिया था जिसका 1 mm की डिस्टेंस, ये डंडी जितनी रहती है सब 1 mm की रहती है। इसके बाद एक डिवाइस आता है वर्नियर कैलिपर, इसके ऊपर में आपको एक एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा कि आपको एक वायर दे दिया जाएगा या फिर ऐसा कोई भी गोल चीज दे दिया जाएगा, उसको आपको बताना है कि जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है, तो आपको ये स्कूल में जरूर कराया जाएगा वर्नियर कैलिपर को। तो वर्नियर कैलिपर में क्या होता है कि नॉर्मल स्केल की जो डिस्टेंस होती है वो 1 mm की होती है। ठीक है, अगर इसको मैं नॉर्मली मीटर में लिखूं तो 10⁻³ के फॉर्म में आता है मीटर में। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कितना हो गया? इसको अगर मैं वर्नियर कैलिपर में लिखूं तो ये 10⁻⁴ मीटर के आसपास आएगा। ठीक है, अगर इसको मैं सेंटीमीटर में लिखूं तो कितना होता है? 1 सेंटीमीटर, और ये आएगा 10 mm। तो अगर मैं इसका एक्यूरेसी देखूं सेंटीमीटर में तो ये 0.1 सेंटीमीटर के पास में आता है। ठीक है, अगर मैं इसी को वर्नियर कैलिपर में देखूं, अगर ये वैल्यू मेरी सेंटीमीटर में है तो, ठीक है, और इसको अगर मैं वर्नियर कैलिपर में देखूंगा तो कितना आएगा? 0.01 सेंटीमीटर। देखिए, 2 डिजिट मुझे पॉइंट के बाद मिलता है। तो मेरी प्रिसीजन किस में ज्यादा आएगी? मेरी प्रिसीजन इसमें ज्यादा अच्छा आएगा कि इसमें आएगा? तो मेरा प्रिसीजन जो है वो वर्नियर कैलिपर में बेटर आएगा, क्योंकि मैं 86 तक की वैल्यू तक जा सकता हूं। ठीक है, और मुझे प्रिसीजन चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्क्रू गेज ले लूंगा। स्क्रू गेज का जो प्रिसीजन होता है वो और ज्यादा अच्छा होता है, और रेजोल्यूशन होता है। उसकी जो वैल्यू होती है वो 0.001 सेंटीमीटर तक की होती है। तो मैं ये तीनों वैल्यू तक जा पाऊंगा। तो मेरी प्रिसीजन की जो वैल्यू है, मेरा जो बेटर वैल्यू मिलेगा वो किसमें मिलेगा? स्क्रू गेज में मिलेगा, एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर। तो प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट कि हम हमारी वैल्यू के क्लोज टू क्लोज जा पाए। ठीक है, और एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि मैं जो वैल्यू है उसके कितना नजदीक जा सकता हूं। ठीक है, प्रिसीजन रेजोल्यूशन को दर्शाता है और एक्यूरेसी वैल्यू के क्लोजनेस को बताता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है। अब देखते हैं एरर इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो एरर इंस्ट्रूमेंट जो है वो 2 टॉपिक में बांटा गया है। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, ठीक है,
और दूसरा होता है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर का मतलब क्या? सिस्टमेटिक एरर का मतलब कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मैं आपको बताया था कि 7 उसको डिवीजन में बांटा जाता है, सिस्टमेटिक जो वे होता है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक मतलब जो हम करते हैं, और रैंडम का मतलब कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पर वो ऑटोमेटिकली उसके साथ कुछ वैल्यूज मतलब मिसमैच हो जा रहा है, मतलब हम नहीं कर रहे हैं उसको, ऑटोमेटिकली वो नेचर के द्वारा वो ऐसा हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरर इन मेजरमेंट, जो कि इंस्ट्रूमेंट में हमें मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी होता है उसमें एरर का क्या खेल है। तो एरर का मतलब क्या होता है? एरर का मतलब ये होता है कि जो भी मेरी एक्चुअल वैल्यू होगी, एक्चुअल वैल्यू, और उसको क्या करना है, हमको मेजर्ड वैल्यू से माइनस कर देना है, मेजर्ड वैल्यू से माइनस। तो जो भी मेरी वैल्यू आएगी, मान लीजिए एग्जांपल में कि मेरी एक्चुअल वैल्यू आई थी आपकी 5.1 और मेजर किया मैंने 5, तो मेरा डिफरेंस कितना आया? 0.1 का आया। तो मेरा एरर कितना आया? मेरा एरर आया 0.5 का एरर आ गया, ठीक है। अब इसी को देखते हैं कि जो एरर है उसे कैसे हम देखें। तो एरर को टोटल 2 हिस्सों में बांटा गया है। एरर सबसे पहले बटा है आपका सिस्टमैटिक एरर में, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर को टोटल 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो सिस्टमैटिक एरर में सबसे पहला आता है पर्सनल एरर। अब ये पर्सनल एरर क्या होता है? पर्सनल एरर का मतलब ये होता है कि आप जब कोई भी जो भी चीज को मेजरमेंट करते हो, ठीक है, तो आप अपने से ही आप कुछ मिस्टेक कर देते हो। एक एग्जांपल है, आपकी बुक से ही लिया गया है, ठीक है, पैरालेक्स मेथड। पैरालेक्स हम एरर कर सकते हैं, उसको कैसे करते हैं देखिए। मान लीजिए कि आप एक पेड़ को देख रहे हैं, स्टिक को देख रहे हैं, ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है जब आदमी किसी भी चीज को देखता है तो ये अपनी जो गर्दन है हल्का से इसको टिल्ट करके, ऐसे बहुत लोगों की आदत होती है, और जो आदमी होता है वो क्या करता है, उसको इसी तरीके से देखता है, और उसके कारण जब आदमी अपना हेड को हल्का टिल्ट ऐसे कर लेता है तो उसके कारण हमें क्या मिलता है? हमें पैरालेक्स एरर मिलता है। क्योंकि अगर मैं टिल्ट कर देता हूं तो मैं एक्चुअल में 2 पोजीशन से चीज आपका देख रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? हल्का से भी हेड को मैंने टिल्ट कर दिया तो ये जो एक्चुअल में यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो मुझे क्या होगी, थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था पैरालेक्स मेथड में कि राइट और लेफ्ट आई से देखते हैं तो क्या होता है। तो अगर मैं अपने हेड को हल्का सा भी टिल्ट करता हूं तो मुझे पैरालेक्स एरर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बहुत लोग एक एंगल बनाने में भी गलती करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्टर का यूज जब करते हैं, मान लीजिए कि 90 डिग्री उनको बनाना है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब यहाँ पास में से 90 मारना रहता है तो हल्का सा अगर इधर मार देते हैं, बहुत लोग पॉइंट कर देते हैं, मतलब 90 से कभी लेफ्ट और कभी राइट हल्का सा शिफ्ट कर देते हैं। अब उनके प्रोटेक्टर के हिसाब से तो ये जो लाइन जा रहा है, ठीक है, ये लाइन के दोनों के बीच में काफी कम डिफरेंस है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि ओके है, ये कम से कम बहुत ही कम, और देखने में आपको 90 डिग्री ही दिखाई देगा। बट होता क्या है कि जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा ऐसे, और ये इधर देख रहे हैं, तो इसकी जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाती है। और उस टाइम पे भी आप बोल सकते हैं कि पर्सनल एरर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। बहुत एक और एग्जांपल है, हमारे मैथ्स में ही लिया जाता है। क्या होता है कि जब हम राउंडर का यूज करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए मुझे 90 डिग्री ही बनाना है, तो क्या करते हैं, एक सर्कल ऐसे बनाएं, उसके बाद यहां से एक मार्क इधर और यहां से एक मार्क इधर करते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जो निडल को यहां रखना रहता है, अब ये काफी मोटा है मान लीजिए, ठीक है, तो अब कहां रखें, तो एग्जैक्टली यहां पास में रखते रखते इसे मारते मारते हल्का सा उनका हाथ खिसक जाता है। देखे होंगे आपने, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, इधर से खिसक जाता है। और जब इसको ये ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ज्वाइन करते टाइम क्या हो जाता है, ये शिफ्ट होने के कारण ये परफेक्ट 90 डिग्री भी नहीं बन पाता है। तो इसको भी आप बोल सकते हो कि ये भी एक पर्सनल एरर के अंदर में आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज द पर्सनल, मतलब हमारे द्वारा जो भी मतलब एरर आए हमारे द्वारा, मतलब हम जो भी मिस्टेक करें, ठीक है,
तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, पर्सनल एरर। ठीक है, अब जो सेकेंड एरर है वो क्या है, सेकेंड एरर है इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर को कैसे फाइंड आउट किया जाए, जब भी हम कोई इक्विपमेंट लेते हैं तो हम हमेशा कोशिश ये रहना चाहिए कि जिस चीज से भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर में इंस्ट्रूमेंट एरर के ऊपर में आपको एक एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा जो कि वर्नियर कैलिपर का ही है। कैसे कराया जाता है, देखिए वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, एक नॉर्मल मेन स्केल रहती है इस टाइप से, ठीक है, और इसके ऊपर में एक छोटी सी स्केल रहती है इस टाइप से। ठीक है, अब ये मेन स्केल का ये वाला जो वैल्यू है ये 0 रहता है। ठीक है, और ये जो स्मॉल स्केल है इसको ऐसे शिफ्ट कराया जाता है और इसका ये जो निडल होता है ये इसके 0 वाले के ऊपर में आना चाहिए। ठीक है, तो जब आपको वर्नियर कैलिपर दिया जाता है तो जब आप इसका टेस्टिंग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके ऊपर में कोई भी चीज को नापेंगे तो फर्स्टली आपको क्या करना है, इसको और ये 0 है इसको एक बार मैच करा के जरूर देखना है। ठीक है, अगर ये वाला जो स्मॉल स्केल का और ये जो मेन स्केल का जो रीडिंग है, मेन स्केल का ये जो रीडिंग, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये 0 एक दूसरे के जब ऊपर आ गया तो हमारा इंस्ट्रूमेंट ओके है। अदरवाइज ये जो निडल होता है ये कभी लेफ्ट की तरफ या कभी राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और उस टाइम पे हमें वो जो एरर है उसको पहले से ही मेजर करके रखना पड़ता है। ठीक है, और उस एरर को या फिर मेन वैल्यू से प्लस या फिर माइनस किया जाता है, तो हम उस टाइम पे बोलते हैं कि यस द वर्नियर कैलिपर हैज इंस्ट्रूमेंट एरर। ठीक है, ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हमको इंस्ट्रूमेंट एरर में मिल जाता है। चाहे आप कोई भी मेजरमेंट ले लीजिए, चाहे आप थर्मामीटर ले लीजिए। ठीक है, अब थर्मामीटर में क्या हो गया कि पहले तो हम मर्क्यूरी का यूज करते थे, आजकल क्या करने लग गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करने लग गए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में थर्मिस्टर का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या होता है कि इस टाइप से एक डिवाइस रहेगा, डिवाइस को क्या करेंगे आपके माथे के पास में लगाएंगे और देखे होंगे आपने मोबाइल लोग का जो रिव्यू करते हैं उस पर भी उन लोग एक इंस्ट्रूमेंट लेके बताते हैं कि इतना टेम्परेचर इसका सॉरी इतना इंस्ट्रूमेंट इतना टेम्परेचर उसका है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब वो टेम्परेचर को नापता है थर्मिस्टर अपने आजू बाजू को, तो उसके आजू बाजू में ह्यूमिडिटी है, फिर विंड का फ्लो है, ये सब के सब क्या करता है, इफेक्ट कर जाता है इंस्ट्रूमेंट। और इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इलेक्ट्रॉनिक चीज में आपका एरर आता है, बहुत सारे एरर आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के एरर हमको इंस्ट्रूमेंट में मिल जाते हैं। तो जितने भी एरर आपके जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसके कारण होगा, ठीक है, वो सब के सब क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट एरर के अंदर में आएगा। ठीक है, तो पहला क्या था, पर्सनल एरर था, सेकंड क्या था, इंस्ट्रूमेंट एरर था, थर्ड कौन सा एरर है, थर्ड एरर है कि आपका इंस्ट्रूमेंट भी ओके है और आप एक काबिल बंदे हैं जो कि अच्छे से एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, मतलब आप एक अच्छे बंदे हो। ठीक है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, आपके पर्सनल एरर नहीं आता है। तो एरर क्या आएगा, एरर आएगा इम्परफेक्शन इन टेक्निक। ठीक है, मतलब कि मैं अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं पर मेरे पास में करने का जो टेक्निक है वो सही नहीं है और मेरे पास जो प्रोसीजर है कोई भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वो भी सही नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम जब स्कूल में एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो देखिएगा कि जो बुक्स की वैल्यू है और जितने भी स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो सबका वैल्यूज अलग अलग ही आते हैं। ऐसा आप एक बार जरूर फील करेंगे, जब आप एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो आपको जरूर फील आएगा। ठीक है, स्कूलों में। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि आपको टेक्निक नहीं मालूम, प्रोसीजर नहीं मालूम कोई भी एक्सपेरिमेंट को करने का उतने अच्छे से। जैसे आपके सर हैं वो हमेशा करते हैं उस एक्सपेरिमेंट को, तो उनका जो परफेक्शन है वो ज्यादा बेटर है आपके मुताबिक। तो ऐसे एरर्स को हम बोलते हैं इम्परफेक्शन इन टेक्निक, और जो हमारा प्रोसीजर है वो भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं और आपको और भी कुछ टेक्निक्स बताता हूं। ओके,
तो थर्ड हमारा है imperfection in टेक्निक एंड प्रोसीजर। ठीक है, तो इम्परफेक्शन इन टेक्निक का मतलब क्या है कि हम परफेक्टली चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों, मैं आपको एक नॉर्मल टेक्निक बताता हूं, ठीक है, कि ऐसा क्यों है। एक एग्जांपल समझ लीजिए कि हमें चीजें मालूम है कि ये हाँ ये ऐसे ही होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं बोर्ड में लिख रहा हूं एग्जांपल, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि जो मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है, ये एकदम सीधा लिखाई दे। ठीक है, इसको मैं एक एक्सपेरिमेंट से नहीं जोड़ रहा हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि कैसे होता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये एकदम सीधा सीधा लिखाई दे, और मैंने अपने क्लास में से एक स्टूडेंट को उठाया और मैंने बोला कि यहाँ कुछ वैल्यूज को अब कुछ भी लिख के बताओ मेरे को। ठीक है, तो उसने भी लिख के बताया। तो होता क्या, हुआ क्या कि मैं चाहता था कि वो सीधा सीधा लिखे, और लिखने वाले बंदे ने जब लिखना चालू किया तो ये ऐसे, यहां से तो ठीक था, सीधे 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 सीधे, और ये तिरछा चला गया। अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये भी हल्का आपको थोड़ा सा तिरछा दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इनपरफेक्शन इन टेक्निक। मतलब कि मेरे पास भी समझ लीजिए कि उतनी टेक्निक नहीं है कि मैं कंटिन्यूअसली एकदम सीधा लिख पाऊं। अगर मेरे पास में एक लाइन होता तो मैं उस लाइन को रेफरेंस मान के सही लिख सकता था। तो इसीलिए जो कॉपी होती है उसमें लाइंस दिए रहते हैं कि जब आप लिखें तो जो आप लिख रहे हैं वो एकदम सीधा सीधा लिखाई दे। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं इनपरफेक्शन टेक्निक में। ठीक है, सेकंड, जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में एक जो परफेक्शन होना चाहिए कि मतलब कि एक इलेक्ट्रिकल का जो बंदा है, ठीक है, जो काम करने वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला है, वो वही करके दिखाता है। भले हमें मालूम है कि चलिए हमारे घर में जो दो लाइन आ रही है इसमें एक मेन है और एक न्यूट्रल है, हमें मालूम है कि दो कनेक्शन को जोड़ना है। ठीक है, मेरे को इलेक्ट्रिशियन आके बता भी देगा कि हाँ इस दोनों वायर को जोड़ देना तो आपका काम हो जाएगा। पर जो इलेक्ट्रिशियन जो काम करके जाएगा और जो मैं काम करूंगा उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ऐसी काफी सारी चीजें हैं कि इम्परफेक्शन इन टेक्निक मतलब हम परफेक्टली काम नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे वुड वाले हैं तो इसीलिए बोलते हैं कि जो काम जो बंदा कर रहा है उसको वही काम करने देना चाहिए, क्योंकि वो उस चीज में मास्टर हो चुका है करने में अब। ठीक है, और उसी को रिड्यूस किया जाता है इम्परफेक्शन में। मतलब हमारे पास परफेक्शन नहीं है, करते 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 हमारे पास में वो परफेक्शन आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। और सेकंड चीज हो गया प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर का मतलब आपको मैं सिंपल सा बताता हूं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक सर्टेन टेक्निक्स को आजमाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने एक ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट अगर स्कूलों में किया है, या फिर मेरे को शायद लगता है कि आपको 12th फिजिक्स में कराया जाएगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करते टाइम पे क्या होता है कि जो भी आप प्रोसीजर करवा रहा है तो कैसे किया जाता है, उसमें एक वोल्टेज का पॉइंट रहता है इस टाइप से नोब। ठीक है, अब वोल्टेज के पॉइंट को ऐसे ऐसे घुमाना है धीरे धीरे, और कनेक्शन करते टाइम पे एक रियोस्टेट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, रियोस्टेट। ठीक है, अब रियोस्टेट क्यों लगाया जाता है कि हमारा जो डिवाइस है वो खराब ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर हाई करंट आया, हमने अचानक वोल्टेज बढ़ा दिया तो हमारे डिवाइस है जो खराब हो जाएगा। तो रियोस्टेट को टेक्निक से लगाया जाता है, पहला प्रोसीजर। ठीक है, दूसरा, जब भी हम एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिकल का बता रहा हूं आपको, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान दिया जाता है एक सर्टेन प्रोसीजर पे। ठीक है, और पहले सबसे पहले जैसे घरों का जो वायर है, ठीक है, तो घर का वायर में सबसे पहले मीटर आता है, मीटर के बाद फ्यूज आता है, फ्यूज के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आता है। तो ऐसा नहीं करते हैं कि पहले फ्यूज लगाते हैं फिर मीटर लगाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सबसे पहले लगा देते हैं। तो एक प्रोसीजर बनाया जाता है। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप 10th फिजिक्स में ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हर चीज का एक प्रोसीजर होता है करने का। ठीक है, तो आप भी मुझे बताइएगा कि कभी आपने ऐसा काम किया है जिसमें आप इम्परफेक्ट हो और आपसे कोई गलती हो गई हो, या फिर प्रोसीजर मतलब आपको प्रोसीजर नहीं मालूम कि हाँ इसको कैसे किया जाए। ठीक है, आपको एक और तरीका बताता हूं मैं प्रोसीजर के बारे में। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी को आप ठीक करना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, या फिर आपका टायर पंचर हो गया है, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि उसको खोल लें, टायर को खोल के आप उसको रिपेयर कर सके। आपने दुकानों में हजारों बार देखा होगा कि इन लोग कैसे करते हैं, पर आपके पास में वो टेक्निक नहीं है।
इम्परफेक्शन इन टेक्निक, मतलब कि उसे कैसे खोला जाए, क्योंकि आपने करके नहीं देखा कभी भी। आप हमेशा देखते थे कि हाँ उसने कैसे किया, पर आपने कभी भी करके उसे नहीं देखा। ठीक है, तो हर चीज को करके एक बार देखना पड़ता है। तो आप भी मुझे जरूर बताइएगा कि बिकॉज ऑफ द इम्परफेक्शन, और आपको वो सही तरीका नहीं मालूम है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट को कैसे करें। ठीक है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके साथ में कभी ऐसा फॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो इम्परफेक्शन में एक और बात है, बहुत सिंपल से मैं आपको बताता हूं। जब भी हमें बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास में जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक थर्मामीटर लेता है और हमारे आर्म पीट के नीचे रख के बोलता है कि दबा के रखिए, और थोड़ी देर बाद देखता है वो टेम्परेचर को। तो उसमें क्या फॉल्ट है? अब जो डॉक्टर ऐसा करता है उसके पास में इम्परफेक्शन टेक्निक का जरूर प्रॉब्लम आ सकता है। कैसे? देखिए, आर्म पीट के नीचे रखने से क्या होता है, जो थर्मामीटर जो रीडिंग एक्चुअल में बताता है और हमारी बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर जो रहता है, ठीक है, बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर जो भी रहेगा और आर्म पीट के थर्मामीटर नीचे रखने से जो भी टेम्परेचर मिलेगा वो हमेशा लोअर टेम्परेचर को रीडिंग करता है। मतलब कि आपका जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो हमेशा एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से लो रहता है। ठीक है, तो यहां पर आप बोल सकते हो कि डॉक्टर जो बता रहा है वो इम्परफेक्शन टेक्निक के कारण है, क्योंकि उसे परफेक्शन नहीं मालूम। बाद में फिर धीरे धीरे इसके ऊपर काफी लोग देखते हैं, डॉक्टर लोग, और बहुत लोग अब क्या करने लगे हैं कि मुंह पे रखते हैं थर्मामीटर को, और अब उसको भी हटा दिया गया है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन के कारण, कि एक ही थर्मामीटर को हर किसी के मुंह में रखा जा रहा है। तो इसके कारण अब क्या आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या करने लग गए हैं, सीधा सीधा आपके माथे पे ऐसे लगाते हैं और सीधा सीधा बॉडी टेम्परेचर को बताते हैं, पर उससे कम से कम इन्फेक्शन का डर तो नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हैं कि इम्परफेक्शन इन टेक्निक के अंदर में आता है। ठीक है, तो टेक्निक और प्रोसीजर बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज द सिस्टमैटिक एरर। अब इसके बाद एक और एरर आता है जो आता है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर का मतलब क्या? नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकेंड एरर है हमारा रैंडम एरर। अब रैंडम एरर का मतलब सिंपल सा एक एग्जांपल आप ले लीजिए। ठीक है, मैं बोलता हूं कि आप एक कदम चलिए और उसका एक मेजरमेंट ले लीजिए, सिंपल से। ठीक है, अब आपने एक कदम चला और उसको आपके पास टेप है, उससे आपने उस अपना कदम को नाप लिया जो आप चल रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड बार मैंने बोला फिर से आप चलिए और फिर से उसको मेजर करिए। तो पहली बार फर्स्ट टाइम पे आपको जो भी वैल्यू मिली होगी, सेकंड वैल्यू से उसमें जरूर डिफरेंस आया होगा। क्या हुआ? सेकंड वैल्यू में उसका जरूर डिफरेंस आया होगा। ठीक है, तो ये क्यों? ये हमारे रैंडम के अंदर, मतलब फिर तीसरी बार आपने चला तो बार बार जब आप ऐसा करते हैं तो आपको बार बार एरर मिलता है। तो इसे रिड्यूस कैसे किया जाए? इसे रिड्यूस करने का सिंपल सा तरीका है कि आप बार बार मेजरमेंट लीजिए और उसका एक एवरेज वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैसे निकाला जाता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज द रैंडम एरर। एक एग्जांपल आपको मैंने सिंपल सा बताया। ठीक है, अब एक बॉडी टेम्परेचर वाला, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपने लिया और माथे के पास में अपने बॉडी का टेम्परेचर किया। अब ये बॉडी का जो टेम्परेचर हम नाप रहे हैं, ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप किसी गर्म जगह में बैठे हुए हैं और जिस ह्यूमन बीइंग का भी आप एक बॉडी टेम्परेचर नाप रहे हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो अपने आजू बाजू के जो सराउंडिंग के आजू बाजू के सभी चीज का टेम्परेचर को वो कैलकुलेट करता है, रीडिंग करता है। ठीक है, और आप यहां पास में खड़े हो, आपके माथे के पास ले गए तो ये आजू बाजू में जो एयर है इसका भी कुछ टेम्परेचर है ह्यूमिडिटी के कारण। ठीक है, यहां पास में जो विंड फ्लो हो रहा है, इतने ही एयर में जो विंड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी के कारण इस एयर को ठंडा या फिर गर्म भी कर सकता है। ठीक है, अगर गर्म हवा मार रहा है या ठंडी हवा मार रहा है इस एरिया में, और यहां से आपके बॉडी का टेम्परेचर भी वो नोट डाउन कर रहा है। ठीक है, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट ओके है एकदम टेम्परेचर को नापने के लिए, बट ड्यू टू द रैंडम एरर, मतलब कि एयर का फ्लो ज्यादा कम हो सकता है। ठीक है, हमारे नेचर के द्वारा। ठीक है, ह्यूमिडिटी कम या ज्यादा हो सकती है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ऊपर या डाउन हो सकता है। तो ये इसको कैसे बोले, तो ये सब के सब आपके रैंडम एरर के अंदर आते हैं। मतलब हम नहीं कर रहे हैं इसको, इम्परफेक्शन का प्रॉब्लम भी नहीं है, हमें एकदम टेक्निक मालूम है हमारी।
ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का भी कोई एरर नहीं है, पर्सनली हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसको, फिर भी नेचर कुछ एरर्स को प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, और ये सब के सब किसके अंदर आएंगे, ये सब के सब आपके रैंडम एरर के अंदर में आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज द रैंडम एरर, मतलब हमारे द्वारा नहीं, नेचर के द्वारा ये सब एरर आ सकता है। इसी के बाद एक और एरर आता है, उसको हम लोग लेते नहीं हैं वैसे तो, पर फिर भी इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। ये लीस्ट काउंट एरर जो है वो एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट एरर के अंदर में ही आ जाता है, फिर भी इसे सेपरेटली बताया जाता है। ऐसा क्यों? लीस्ट काउंट एरर का मतलब सिंपल सा है कि आपके पास में एक स्केल है, एक वर्नियर कैलिपर है और एक स्क्रू गेज है। ठीक है, तो ये तीनों का जो लीस्ट काउंट एरर है वो अलग अलग है। जैसे कि जो हमारा नॉर्मल मेन स्केल होता है, अगर उसे मीटर में देखा जाए तो सेंटीमीटर में देखा जाए तो 0.1 सेंटीमीटर तक ये एरर को देख सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर तक देख सकता है और स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर तक के एरर को नाप सकता है। और मेरे पास में एक वैल्यू है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 4.865434। ठीक है, तो स्केल कितना एरर तक नाप सकता है? स्केल सिर्फ और सिर्फ 4.8 तक नाप सकता है। ठीक है, तो मैं जब स्केल, समझ लीजिए मैं कोई चीज को नाप रहा हूं, कोई भी लाइन को, तो मैं 4.7 या 4.9 तक की वैल्यू तक ही जा सकता हूं, उसके ऊपर नीचे नहीं जा सकता, मतलब 8 के आगे नहीं बढ़ सकता मैं। तो मेरा लीस्ट काउंट एरर कहां तक रह गया? 0.1 तक, मतलब पॉइंट के एक बाद तक रह गया। वर्नियर कैलिपर में 0.86 तक जाऊंगा और स्क्रू गेज में 865 तक जा पाऊंगा, मतलब इनमें भी कमियां हैं, लीस्ट काउंट में भी कमियां हैं। ठीक है, तो मुझे और आगे बढ़ना है तो मुझे और कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम सब बोल सकते हैं लीस्ट काउंट एरर। इसका एक और एग्जांपल आप समझिए कि आप समझ लीजिए कोई फोटो खींच रहे हैं आप मोबाइल से ही और आपको वो चीजें क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? आप अपने कैमरा से या फिर मोबाइल से जूम करते हैं। ठीक है, तो जब आप जूम करते हैं तो आपको चीजें क्लियर दिखाई देने लग जाती है। तो हर मोबाइल या हर कैमरे का एक एरर, मतलब कि आपका एक लीस्ट काउंट होता है कि इतना ही ये जूम कर पाएगा, 2x तक कर पाएगा, 10x तक कर पाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब लीस्ट काउंट के अंदर में ये भी आ सकता है आपका, कि हाँ मेरा जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो इतना ही जूम कर सकता है। ठीक है, मैंने कैमरा वाला इसलिए बोला क्योंकि आज की डेट में हर इंस्ट्रूमेंट फोटो खींचता, हर स्टूडेंट जो है वो फोटो जरूर खींचता है। ठीक है, तो उसे ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो दिस इज द अवर एरर टॉपिक एंड एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन टॉपिक। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं क्लोज करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम लोग आपका एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर का न्यूमेरिकल्स को भी करके देखेंगे और समझेंगे कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, जो कि आपका बार बार जो रैंडम एरर, मतलब कि जो प्रॉब्लम्स आ रही थी नंबर वैल्यूज की, कि एक्चुअल वैल्यू हमको नहीं मिल पा रहा था, उसे कैसे ओवरकम कर पाएं। और बाद में हम लोग एरर के ऊपर ये भी देखेंगे कि अगर कोई दो वैल्यू है और जिसमें पहले से ही एरर है तो उसे एडिशन या मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन या डिवाइड कैसे किया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं क्लोज करेंगे। इस वीडियो के ऊपर में अगर आपको कोई डाउट या आपके मन में कोई सुझाव आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से कोई बेनिफिट हुआ तो इसे सब्सक्राइब भी, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।